नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube पॉडकास्ट चैनल एकोस फ्रॉम द डार्क में। आज की कहानी हमें लिखी है आरव धारिया जी ने दिल्ली से। कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। अगर ऐसी सच्ची घटनाएं सुनने में आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिल्ली की एक बहुत जानी मानी जगह है दिल्ली कैंटोनमेंट, या जिसे सब दिल्ली कैंट कहते हैं। अब देखिए, जो लोग यहाँ रहते हैं वो इसकी घनी हरियाली और खुली सड़कों को जानते हैं, पर रात होते ही इसी जगह से जुड़ी कहानियां एक अलग ही रंग ले लेती हैं। हाँ बिल्कुल, घने जंगल, बिना स्ट्रीट लाइट वाली लंबी लंबी सड़कें, और फिर वो एक किंवदंती, एक सफेद साड़ी वाली औरत की आत्मा की कहानी। और ये कहानी मतलब सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं है। ये जो सफेद साड़ी वाली औरत का किरदार है ना, ये पूरे भारत की लोक कथाओं में मिलता है। अक्सर ये उन औरतों की आत्माएं मानी जाती हैं जिनकी मौत किसी धोखे या हिंसा की वजह से हुई हो। अच्छा। हाँ, और ये जो सफेद रंग है वो शोक का भी प्रतीक है और पवित्रता का भी, जो इसे और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देता है। बिल्कुल सही। और दिल्ली कैंट के बारे में कहते हैं कि वो रात में अकेली गाड़ियों से लिफ्ट मांगती है। अगर आप नहीं रुकते तो वो आपकी गाड़ी के साथ साथ उसी रफ्तार से दौड़ने लगती है। और अगर रुक गए तो लोग कहते हैं कि आप गायब हो जाते हैं। लेकिन आज हम किसी सुनी सुनाई कहानी पर बात नहीं करेंगे। आज हमारे पास नई दिल्ली के आरव धारिया का भेजा हुआ एक सच्चा अनुभव है। एक ऐसी घटना जो आज से 8 साल पहले उनके और उनके 3 दोस्तों के साथ घटी थी। और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। देखिए, शहरी किंवदंतियां मतलब अर्बन लेजेंड्स अक्सर फैलती हैं क्योंकि उनमें एक अनजाना सा रोमांच होता है। लेकिन जब कोई व्यक्तिगत फर्स्ट हैंड अनुभव सामने आता है तो ये कहानियां सिर्फ किस्से नहीं रह जाती, वो एक भयानक हकीकत का रूप ले लेती हैं। तो आज हम सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं, बल्कि डर, विश्वास और अनजाने में लांघी गई एक सीमा के परिणामों की पड़ताल करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए इस अनुभव को परत दर परत खोलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है नवंबर की एक सर्द रात से। 4 दोस्त थे। आरव, जिन्होंने हमें ये कहानी भेजी, उनके दोस्त मनीष, आरव के बड़े भाई अर्जुन और उनके चचेरे भाई कुणाल। चारों ने फैसला किया कि वो दिल्ली कैंट जाकर इस भूत की कहानी का सच पता लगाएंगे। लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि वो अपने साथ बेसबॉल बैट लेकर गए थे। भूतों के लिए नहीं, बल्कि अंधेरे में घूमने वाले किसी बदमाश से बचने के लिए। हाँ, ये बात अपने आप में बहुत कुछ कहती है ना? बिल्कुल। ये जो बेसबॉल बैट वाली बात है ना, ये सिर्फ एक तैयारी नहीं बल्कि इस साइकोलॉजी के बारे में एक बहुत जरूरी बात बताती है। जब हम किसी अनजाने डर का सामना करने जाते हैं तो हम अक्सर किसी जाने पहचाने डर का एक प्रतीक साथ ले जाते हैं। अच्छा, ताकि कंट्रोल का एहसास बना रहे। एग्जैक्टली। यहाँ बैट भूतों के लिए नहीं बल्कि उनके अपने डर को काबू में रखने का एक जरिया था। वो एक ज्ञात खतरे के लिए तो तैयार थे, लेकिन यही तैयारी उन्हें उस अनज्ञात खतरे के लिए और भी ज्यादा खुला छोड़ रही थी। और हुआ भी यही। जैसे ही वो लोग रात के लगभग 2 बजे अपनी गाड़ी से उतरे, मनीष, जो शुरू से ही इस आइडिया के खिलाफ था, उसकी हिम्मत जवाब दे गई। उसने कांपती आवाज में कहा, भाई वापस चलते हैं, कुछ ठीक नहीं लग रहा। आरव बताते हैं कि उन्होंने मजाक में कह दिया, डर लग रहा है तो जा गाड़ी में इंतजार कर। मनीष सिर हिलाकर चुपचाप गाड़ी की तरफ चला गया। और यहीं पर कहानी का एक अहम मोड़ आता है। मनीष अब अकेला था। और किसी भी डरावनी कहानी में ग्रुप से किसी का अलग हो जाना ही सबसे खतरनाक माना जाता है। पर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि समूह मतलब ग्रुप हमें सुरक्षा का एहसास देता है। साइकोलॉजिकली जब हम एक समूह में होते हैं तो डर बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही कोई अकेला होता है वो पूरी तरह से वल्नरेबल मतलब असुरक्षित महसूस करने लगता है। सही कहा। तो मनीष का अलग होना उस अनदेखी शक्ति के लिए खुले निमंत्रण जैसा था। वो ग्रुप के सुरक्षा कवच से बाहर निकलकर एक आसान निशाना बन गया था। जंगल में घुसे हुए उन्हें मुश्किल से 5-10 मिनट ही हुए थे कि उन्हें कुछ सुनाई दिया। पेड़ों के बीच से आती एक धीमी, गहरी घुरघुराने जैसी आवाज। सब वहीं जम गए। अर्जुन ने धीरे से पूछा, कुत्ता है क्या? लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, कुणाल, जो इस ग्रुप का सबसे दिलेर सदस्य था, वो अचानक चीखा, आरव, कुछ ऊपर जंप कर रहा है, पेड़ से पेड़ पर। अच्छा, सबसे बहादुर वाला ही डर गया। हाँ, आरव बताते हैं कि कुणाल वो इंसान था जिसे भूतिया जगह एक्सप्लोर करना पसंद था और जो कभी नहीं डरता था। जब ग्रुप का सबसे बहादुर इंसान ही टूट जाए तो उसका क्या असर होता है? उसका असर बहुत गहरा होता है। देखिए, हर ग्रुप में एक अनकहा लीडर होता है जिसकी हिम्मत बाकियों को हौसला देती है। जब वही डर से कांपने लगे तो ये बाकियों के लिए एक सिग्नल होता है कि खतरा उनकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा और असली है। तो कुणाल का डरना वो पल था जब ये मजाक एक भयानक हकीकत में बदल गया। बिल्कुल।
अब ये सिर्फ एक एडवेंचर नहीं था, ये जान बचाने की लड़ाई बन गई थी। आरव बताते हैं कि कुणाल का चेहरा सफेद पड़ गया था और उसकी आवाज कांप रही थी। उन्होंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और वापस गाड़ी की तरफ जाने लगे। और तभी वो आवाज शुरू हुई, एक ऐसी आवाज जो जंगल की नहीं थी, हंसी। हाँ, पहले बहुत धीमी, फिर तेज और फिर ऐसे गूंजने लगी जैसे चारों तरफ से आ रही हो। इसके बाद तो बस भगदड़ मच गई। वो बेतहाशा भागे, शाखाएं उनके चेहरों पर लग रही थीं, दिल जोरों से धड़क रहा था और भागते हुए आरव का पैर हड्डियों के ढेर पर पड़ा। ओहो। उनके मुताबिक वो हड्डियां कुत्ते के लिए बहुत बड़ी थीं और गाय के लिए बहुत छोटी। 1 मिनट के लिए सोचिए, उस अंधेरे में हड्डियों के ढेर पर पैर पड़ना। ये तो बहुत ही अब तक डर का स्रोत अनदेखा था, गुरगुराहट, हंसी, लेकिन हड्डियों का मिलना उस डर में एक फिजिकल पहलू जोड़ देता है। हाँ, ये इस बात का एक ठोस संकेत है कि उस जगह पर पहले भी कुछ हिंसक या अप्राकृतिक हुआ है। अब उनके पास एक सबूत था कि यहाँ कुछ बहुत गलत है। और इसी दौरान आरव को लगातार महसूस हो रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। वो बताते हैं कि पेड़ों के बीच परछाइयां हिलती हुई दिखती, कोई सिर झुकाए खड़ा दिखता, लेकिन जैसे ही वो पलक झपकाते वो गायब हो जाता। ये सेंस ऑफ बीइंग वॉच्ड, मतलब देखे जाने का एहसास, ये एक आदिम प्रवृत्ति है जो हमें शिकारियों से बचाती थी। जब आप ऐसी जगह पे होते हैं तो आपका दिमाग हाई अलर्ट पर होता है और हर परछाई, हर आवाज में खतरा दिखने लगता है। किसी तरह हाफते हुए, पसीने में लथपथ वो तीनों कार तक पहुंचे, लेकिन मनीष वहां नहीं था। उन्होंने उसे फोन किया पर उसका फोन नॉट रीचेबल आ रहा था। ये बात उन्हें और डरा गई क्योंकि अर्जुन और कुणाल दोनों के फोन में पूरा नेटवर्क था। मिनट, घंटों जैसे लग रहे थे। फिर जंगल से एक परछाई धीरे धीरे उनकी ओर आती दिखी। वो मनीष था। अच्छा। राहत की सांस लेते हुए आरव ने चिल्लाकर पूछा, क्या था बे तू? हम कब से फोन कर रहे हैं? और यहाँ से कहानी उस मोड़ पर आती है जहाँ डर की जगह अब एक अजीब सी बेचैनी ले लेती है। मनीष ने जवाब में कुछ नहीं कहा, बस एक धीमी अजीब सी मुस्कान दी और बोला, बस पेशाब करने गया था। वो गाड़ी में बैठ गया, लेकिन उसकी मुस्कान वैसी ही बनी रही। वो बाहर अंधेरे जंगल की ओर घूर रहा था, जैसे कोई उसे वापस देख रहा हो। हाँ। दोस्तों ने उससे कई सवाल पूछे, हमने हंसी सुनी, पेड़ों पर कुछ कूद रहा था, तू सुन भी रहा है? पर उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराता रहा। वो मुस्कान बहुत अहम है, वो एक सामान्य मुस्कान नहीं है, वो एक मुखौटा है। साइकोलॉजी में इसे इनअप्रोप्रिएट इफेक्ट कहते हैं, यानी स्थिति के हिसाब से भावना का बिल्कुल उल्टा होना। मतलब डर के माहौल में मुस्कुराना? हाँ, ये दिखाता है कि व्यक्ति का अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं है, या शायद वो भावनाएं अब उसकी अपनी है ही नहीं। उसका जंगल की ओर देखना ये बताता है कि उसका संबंध अब अपने दोस्तों से ज्यादा जंगल में मौजूद उस चीज से है। आरव कहते हैं कि ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी को गाड़ी के साथ साथ दौड़ते हुए देख रहा हो, ठीक वैसी ही जैसी कहानियों में बताया जाता है। बाप रे। सुबह के लगभग 4:30 बज चुके थे। माहौल थोड़ा ठीक करने के लिए उन्होंने शीशगंज गुरुद्वारा जाकर गरम कोयला चाय पीने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही गुरुद्वारे का नाम लिया गया, मनीष की प्रतिक्रिया दहला देने वाली थी। वो चीखने लगा, नहीं, मैं वहाँ नहीं जा रहा, गाड़ी रोको, मुझे बाहर निकालो। वो बुरी तरह कांप रहा था और गिड़गिड़ा रहा था। ये एक क्लासिक टकराव है। दुनिया भर की लोक कथाओं में माना जाता है कि नकारात्मक शक्तियां पवित्र स्थानों से दूर रहती हैं। हाँ, ये तो सुना है। गुरुद्वारा एक ऐसी ही जगह है। तो मनीष की ये हिंसक प्रतिक्रिया इस बात का पक्का सबूत थी कि वो किसी बाहरी प्रभाव में है। उसका शरीर वहां जाने से इनकार नहीं कर रहा था, बल्कि उसके अंदर जो था वो उस पवित्र स्थान की ऊर्जा का सामना करने से डर रहा था। बिल्कुल। उन्होंने जब घर जाने का फैसला किया तो मनीष फिर से उसी परेशान करने वाली मुस्कान के साथ मुस्कुराया और बोला, ठीक है। उसे घर छोड़ने के बाद बाकी दोस्त भी चले गए। अगली सुबह 11:30 बजे आरव के पास मनीष की बहन का फोन आया। वो बेतहाशा रो रही थी। आरव भैया, कुछ हो गया मनीष को, प्लीज जल्दी आओ। तो अब उस रात का असर दिन के उजाले में दिखने लगा था। हाँ, आरव जब उनके घर पहुंचे तो उन्हें जो पता चला वो हैरान करने वाला था। मनीष की बहन ने बताया कि सुबह मनीष ने उसका सूट और माँ की लिपस्टिक लगाकर एक लड़की की तरह डांस करना शुरू कर दिया। जब उसकी बहन ने उसे टोका तो वो जोर जोर से हंसा। अच्छा। और दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद उसके कमरे से किसी और की आवाज में रोने की आवाज आने लगी। किसी और की आवाज में? हाँ। दरवाजा तोड़ने पर मनीष जमीन पर पड़ा मिला और उसकी बहन ने आरव से कहा, आरव भैया, आपको देखना होगा कि उसने दीवार पर क्या बनाया है। या हम प्रतीकवाद को साफ देख सकते हैं।
मनीष का लड़कियों जैसे कपड़े पहनना और डांस करना उसे सीधे दिल्ली कैंट की उस सफेद साड़ी वाली औरत की आत्मा से जोड़ता है। मतलब वो उस आत्मा को चैनल कर रहा था। हो सकता है। और हंसने से लेकर एक अलग आवाज में रोने तक का ये बदलाव बताता है कि उसके अंदर एक संघर्ष चल रहा है, या शायद वो आत्मा मनीष के जरिए अपना दुख या अपनी कहानी बताने की कोशिश कर रही है। आरव जब मनीष के कमरे में पहुंचे तो कमरा तहस नहस था। सब कुछ बिखरा हुआ, शीशे पर लिपस्टिक लगी हुई और पूरी दीवार पर चारकोल से बनी एक बहुत बड़ी तस्वीर थी। तस्वीर? हाँ। मनीष एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट था, लेकिन जो उसने बनाया था वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। उस तस्वीर में एक कार थी जिसका स्पीडोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटा पर था, ठीक वही स्पीड जिस पर अर्जुन उस रात गाड़ी चला रहा था। ये डिटेल बहुत जरूरी है। ये दिखाती है कि ये सिर्फ कल्पना नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही सटीक याद थी। कार के बगल में एक औरत सफेद साड़ी में दौड़ रही थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, चेहरा धुंधला था और सबसे डरावनी बात, उसके पैर जमीन से ऊपर थे। तो वो कार की स्पीड से मैच कर रही थी? हाँ, और तस्वीर में नीचे एक और परछाई थी, एक आकृति जो एक पेड़ के पास खड़ी थी और बाकियों को जंगल में घबराकर भागते हुए देख रही थी। आरव कहते हैं कि उस आकृति का आकार बिल्कुल मनीष जैसा था। ये बेहद चौंकाने वाला है। इसके दो मतलब हो सकते हैं। पहला कि ये तस्वीर उस रात जो हुआ उसका एक भयानक सबूत है। स्पीडोमीटर की डिटेल, औरत की अलौकिक गति, ये सब कहानी की पुष्टि करते हैं। और मनीष जैसी दिखने वाली दूसरी आकृति, ये एक आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस की तरफ इशारा करती है। क्या मनीष का शरीर तो कार के पास था, लेकिन उसकी आत्मा उस पेड़ के पास, उस आत्मा के साथ खड़ी थी, अपने ही दोस्तों के डर को देख रही थी? ये तो बहुत ही डरावना विचार है। और दूसरा पहलू क्या हो सकता है? दूसरा पहलू मनोवैज्ञानिक है। क्या यह मुमकिन है कि ये एक गहरे मानसिक सदमे का कलात्मक प्रदर्शन हो? डर और ट्रॉमा की स्थिति में हमारा दिमाग ऐसी छवियां बना सकता है जो हकीकत से भी ज्यादा असली लगती हैं। मतलब ये उसके डर का नतीजा था? हो सकता है। वो पेड़ के पास खड़ी आकृति शायद उसके अपने असहाय रूप का प्रतीक हो, जो डर के मारे कुछ नहीं कर सका और सिर्फ देखता रह गया। सच जो भी हो, ये तस्वीर उस रात के गहरे सदमे का एक शक्तिशाली दस्तावेज है। इस घटना का असर बहुत गहरा हुआ। मनीष को सामान्य होने में 6 महीने लग गए और उस रात के बारे में उसने फिर कभी एक शब्द भी नहीं कहा। 1 हफ्ते बाद अर्जुन ने माना कि उसे सपने आने लगे थे, जिसमें वही औरत गाड़ी के साथ दौड़ रही थी और खिड़की पर थप्पड़ मार रही थी। इस घटना का सबसे दुखद पहलू मनीष की चुप्पी है। ये दिखाता है कि ऐसा ट्रॉमा हर व्यक्ति पर अलग अलग असर डालता है। कुछ अनुभव इतने भयानक होते हैं कि उन्हें शब्दों में ढालना उन्हें फिर से जीने जैसा होता है। आरव का अपना निष्कर्ष ये है कि उन्होंने उस रात एक सीमा लांघी थी, एक ऐसी सीमा जिसका सम्मान किया जाना चाहिए था। और सफेद साड़ी वाली औरत ने बाकियों को तो जाने दिया, लेकिन मनीष को इतनी आसानी से नहीं छोड़ा। क्योंकि वो अकेला था और शायद सबसे ज्यादा असुरक्षित भी। हाँ, आरव अपनी कहानी का अंत एक बहुत ही बेचैन कर देने वाली पंक्ति से करते हैं। दिल्ली कैंट सिर्फ भूतिया नहीं है, वो आपको याद रखता है। ये अंतिम पंक्ति उस जगह को एक निर्जीव स्थान से एक सचेत याद रखने वाली इकाई में बदल देती है। ऐसा लगता है जैसे वो जंगल, वो जगह खुद एक किरदार है जो अपने मेहमानों को कभी नहीं भूलता। वाकई ये कहानी हमें एक बार फिर उन पहलुओं की याद दिलाती है जो सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। मनीष की वो मुस्कान, उसका गुरुद्वारा जाने से इनकार करना और आखिर में दीवार पर बनी वो तस्वीर जो बिना कुछ कहे सब कुछ बयां कर गई। ये अनुभव दिखाता है कि कभी कभी कुछ शहरी किंवदंतियों के पीछे डरावनी सच्चाइयां छिपी हो सकती हैं। और मैं सुनने वालों के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगा। कहानियों में कहा जाता है कि अगर आप उस औरत के लिए गाड़ी रोकते हैं तो आप गायब हो जाते हैं। इन लोगों ने गाड़ी नहीं रोकी, लेकिन मनीष कुछ मिनटों के लिए जंगल में अकेला छूट गया था। तो क्या इतना ही काफी था उस शक्ति के लिए उसे पकड़ने के लिए? यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसी अलौकिक घटनाओं के नियम क्या होते हैं। उस आत्मा का असली मकसद क्या है? क्या वो सिर्फ डराना चाहती है, बदला लेना चाहती है, या फिर वो अकेली है और बस किसी का साथ चाहती है? ये कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो लिख भेजिए हमें अपनी कहानी। हमारा ईमेल आईडी है echoesfromthedark.official@gmail.com। आपकी कहानी का इंतजार रहेगा। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।